मित्रों, एक ऐसा विषय मुझे दिया गया है जिस पर कुछ कहना मुझे प्रिय भी है और मुश्किल भी। प्रिय इसलिए है कि अज्ञे मेरे अत्यंत प्रिय लेखक रहे हैं मेरे बचपन से, और उनका साथ भी मुझे मिला, सौभाग्य रहा मेरा कि उनके साथ मैंने काम किया रहा। लेकिन मुश्किल ये है कि वो बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व है और इतना काम उनका अलग अलग क्षेत्रों में है कि उन सबको एक साथ समेटना और उनके काम की गरिमा को भी बनाए रखना बहुत मुश्किल है। मैं जिन लेखकों को बार बार पढ़ता और उनके बारे में सोचता रहता हूँ, उनमें से अज्ञे एक है। आधुनिक काल में तो शायद वे पहले लेखक हैं आधुनिक लेखकों में, जिनको मैंने अपने बचपन में पढ़ा था। जब मैं मैट्रिक कर रहा था तब शेखर एक जीवनी किसी स्थानीय पुस्तकालय से मुझे पढ़ने को मिली थी। समझ में तो क्या आती, लेकिन शेखर के व्यक्तित्व का बड़ा असर, जो जिस तरह का व्यक्तित्व उसमें प्रस्तुत किया उन्होंने, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। और बाद में जब और पुस्तकें भी पढ़ी और कविताएं तो बहुत बाद में पढ़ी, पहले तो गद्य ही उनका ज़्यादा पढ़ा, बाद में कविताएं भी पढ़ी। फिर उनके और जो आयाम थे काम के, उसके बारे में जाना, उनके साथ कुछ काम किया, यात्राएं की। मुझे उनके घर में एक साल उनके साथ रहने का सौभाग्य भी मिला। नया प्रतीक और एवरीमेंस में संपादकीय सहयोग का अवसर भी मुझे मिला उनके साथ में, और भी कई काम थे। तो इसलिए कई रूपों में उनको देखा। कोशिश करूँगा कि वो मेरे पे जो उनका प्रभाव था वो मेरी बात में ना आए, बात जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से मैं कर सकूँ, इसकी कोशिश करूँगा। तो जब पवन जी ने मुझे कहा कि इस विषय पे कुछ बात करनी है, तो मुझे लगा कि अगर अज्ञे के सारे आयामों को, उनके काम के सारे आयामों को, व्यक्तित्व के सारे आयामों को, जीवन के सारे आयामों को अगर क्या किसी एक केंद्र पे ला कर के समझा जा सकता है, जहाँ से वे सारे दिशाएं फूटती हैं उसकी। तो इस पर जब मैं सोच रहा था, और जो पहले भी मैंने पढ़ा हुआ था उनके बारे में या उनका अपना साहित्य भी, तो मुझे ये लगा कि केंद्रीय जो चीज़ उनके साहित्य में, उनके जीवन में बहुत प्रारंभ से दिखाई देती है, वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को हम लोग सामान्यतया राजनीतिक अर्थ में लेते हैं, जो एक अर्थ है उसका वो अपने आप में गलत भी नहीं है। और संभवतः अज्ञे के साहित्य का केंद्रीय और उनके सारे व्यक्तित्व का अगर केंद्रीय सरोकार स्वतंत्रता है, तो उसके पीछे भी उस वातावरण का प्रभाव रहा है जिसमें उनका जन्म हुआ, देश में उस समय जो परिस्थितियाँ चल रही थी। इसलिए मैंने उनके जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको मैं 3 खंडों में मोटे तौर पर विभाजित करके बात करूँगा। एक है उनके जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व रहा, दूसरा है उनके साहित्य का जो केंद्रीय सरोकार, जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनकी, उनमें, और तीसरा जो साहित्य रूपों का प्रयोग उन्होंने किया, उसके पीछे भी वैचारिक या तात्विक आधार क्या था। तो मुझे लगता है वहाँ भी स्वतंत्रता ही एक उसका आधार था, जिसको आयाम अलग अलग तरीके से वो व्यक्त हुए। जहाँ तक उनके जीवन की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई का दौर था और दोनों तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक गांधी जी या कांग्रेस का आंदोलन था, एक दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन था। अज्ञे का संपर्क जब उन्होंने BA वगैरह किया, लाहौर से किया था, तो उनका संपर्क उस समय कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों से हुआ।
जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह वोरा थे, और वो संपर्क इतना था कि वो उस समय एमए कर रहे थे अंग्रेजी साहित्य में, बीएससी किया उन्होंने, उसके बाद एमए कर रहे थे अंग्रेजी साहित्य में। तो वो छोड़ करके और वो क्रांतिकारियों के साथ हो गए। वो क्योंकि साइंस के विद्यार्थी थे, इसलिए अन्य कामों के साथ में ये काम उन्हें सौंपा गया कि वे बम बनाएं। तो एक हिमालयन टॉयलेट फैक्ट्री के नाम से दिल्ली में एक फैक्ट्री बनाई गई। वो इसलिए बनाई गई टॉयलेट फैक्ट्री क्योंकि कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है ये सब काम करने के लिए। तो एक बहाना चाहिए कि अब केमिकल्स कौन ले रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम ये रखा गया। पर मूल काम उसमें ये था कि वो बम बनाने की प्रक्रिया थी। आप अनुमान लगे कि उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी। 1911 में उनका जन्म हुआ था और ये 1930 में तो अरेस्ट कर लिए गए, नवंबर 1930 में। तो क्या उम्र रही होगी, यानी 19 साल की उम्र में एक लड़का, ये नवयुवक जो है वो, जबकि साहित्य में उनकी रुचि थी, थोड़ी बहुत कहानियाँ कविता लिखते थे, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी उस समय। जब वो अरेस्ट कर लिए गए और करीब 4 साल वो जेल में रहे, फिर नज़रबंदी में 2 साल घर पे रहे। इस दौरान उन्होंने साहित्य भी लिखा। और तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके जीवन में एक तो इस बात का महत्व था, उनका जीवन ही इस प्रेरणा से, स्वतंत्रता की प्रेरणा से हुआ। और उसके बाद भी हम ये देखते हैं ये स्वतंत्रता का जो आग्रह उनका था, ये स्वतंत्रता के सभी आयामों का आग्रह था। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का ही आग्रह नहीं था, या केवल अपने देश की स्वतंत्रता का ही आग्रह नहीं था, बल्कि मानव मात्र की स्वतंत्रता का आग्रह था। शायद इसीलिए जब द्वितीय महायुद्ध हुआ, 37 तक तो वो नज़रबंदी में रहे, 37 में फिर कुछ दिन सैनिक में काम किया उन्होंने पत्रकार के रूप में, और उसके बाद कुछ दिन विशाल भारत में काम किया बनारसीदास चतुर्वेदी के कहने पर। फिर वो सेना में चले गए द्वितीय महायुद्ध के दौरान, और महायुद्ध समाप्त होने पर फिर उन्होंने छोड़ दी। उनको कैप्टन का पद मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने वो उसके बाद छोड़ दिया। जब मुझसे पूछा गया कि अब तो कोई युद्ध होने का डर नहीं है, तब आप काहे को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो पेशे से सैनिक नहीं हूँ, न मेरी प्रवृत्ति वैसी है। वो एक तात्कालिक परिस्थितियों में मुझे लगा कि ये, क्योंकि वो युद्ध जो था ये माना गया कि वो फांसीवाद के खिलाफ युद्ध था, इसलिए मैं उसमें शामिल हुआ। और उसमें बहुत से राइटर्स शामिल हुए थे, हमारे यहाँ से फैज़ भी उसमें शामिल हुए थे, उसी द्वितीय महायुद्ध के दिनों में शामिल हुए सेना में। और भी दुनिया भर के बहुत से लोग अलग अलग जिस कैपेसिटी में वो कर सकते थे, जो कोई भी उसमें शामिल हुआ था। उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन इस बीच में उनका साहित्यिक कार्य भी चलता रहा था। और शिखर एक जीवनी उसी दौर में प्रकाशित हुआ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ उसी दौर में प्रकाशित हुई। तार सप्तक उसी दौर में प्रकाशित हुआ, दूसरा तीसरा सप्तक बाद में हुए, लेकिन उसी समय प्रकाशित हुआ। और एक उनके निबंध संग्रह है जो त्रिशंकु के नाम से प्रकाशित हुआ था, वो भी उसी दौर में प्रकाशित हुआ। तो ये एक तरीके से वो जो साहित्य में जो काम कर रहे थे उसकी पृष्ठभूमि में ये जो स्वतंत्रता का आग्रह उनका था, ये काम कर रहा था। और केवल देश की स्वतंत्रता आग्रह नहीं था, मानव मात्र की स्वतंत्रता का आग्रह था। पूरी दुनिया में जहाँ भी स्वतंत्रता के लिए वह बाधा हो, उसके बारे में कुछ लिखना बोलना करना चाहिए। तो ये तो एक जीवन का पक्ष हुआ। उसके बाद में भी आप ये देखेंगे कि जब भी वो पत्रकारिता कर रहे थे, उस समय भी अगर आप उनके संपादकीय पढ़ें या टिप्पणियाँ पढ़ें, तो उसमें भी सबसे अधिक आग्रह इसी बात पर रहता है। उनके निबंध संग्रह आप पढ़ेंगे तो उसमें भी स्वतंत्रता पर सबसे अधिक आग्रह रहता है। तो ये जो स्वतंत्रता का आग्रह था, ये हमको उनके साहित्य में भी पूरी तरह से परिलक्षित होता है। शेखर एक जीवनी में मुझे लगता है, और शायद उनका खुद का भी ये सोच था, कि उसमें मुख्य तलाश एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण की तलाश है।
बहुत से लोगों को लगा कि, और इस बात को लेकर आलोचना भी हुई कि शेखर एक व्यक्तिवादी चरित्र है। अब भी होती है बहुत से लोग, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो व्यक्तिवादी नहीं है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह करने वाला उपन्यास है। एक बच्चा क्योंकि शुरू से कैसे किन किन चीज़ों के प्रति उसको लगता है कि मेरी स्वतंत्रता को ये बाधित करती है, और एक सामान्य मनोविज्ञान जो एक बच्चे का होता है उसका वर्णन उसमें बहुत बारीकी से किया गया है। और मज़े की बात यह है कि उससे पहले वैसी भाषा हमें हिंदी में गद्य में नहीं मिलती। ये भी एक मज़े की बात है कि प्रेमचंद का गोदान 36 में हमारे सामने आता है, और शेखर का पहला ड्राफ्ट 36 में लिखा गया। छपा तो बाद में जा कर के 41 में, लेकिन पहला ड्राफ्ट 36 में तैयार हुआ था। इसी बीच कुछ उन्होंने अंग्रेजी में भी कविताएं लिखी थी, जो प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से बाद में प्रकाशित हुई। उसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, और प्रेजेंट डेज का मतलब यही था कि उस समय वो जेल में रहते हुए जो कुछ अनुभव उनको हुआ, और उस समय की पता नहीं उनके आलोचकों की क्या राय हो, पर मुझे ये लगता है कि उस समय की, जिस दौर की प्रेजेंट डेज अदर पोएम्स की कविताएं हैं, उस दौर की उनकी हिंदी कविताओं के मुकाबले वो कविताएं ज़्यादा अधिक कविताएं हैं। ये कहना मतलब अच्छा नहीं लगता लेकिन बहुत से लोगों को, पर जो है सो है। क्योंकि उनकी ऐसा लग रहा था कि जैसे, क्योंकि शिक्षा दीक्षा भी घर में हिंदी संस्कृत वगैरह सब थे, उनके पिता संस्कृत के बड़े विद्वान थे, यर्दन शास्त्री आर्कोलॉजिस्ट थे, लेकिन क्योंकि वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और बाद में इसीलिए अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एडमिशन लिया, तो वो असर अंग्रेजी कविता उस समय जब जिस स्तर पे पहुंची हुई है 30-40 के दशक में, आप आगे की कविताओं को उनके साथ रख सकते हैं। ये ठीक, मतलब उसके स्तर में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मैंने जैसे आपसे कहा कि आग्रह स्वतंत्रता का था, और जैसा बाद में वो बार बार लिखते हैं कि अपनी भाषा के बिना अपनी स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो इसलिए फिर वो हिंदी की तरफ ज़्यादा आए, और धीरे धीरे फिर हिंदी की होके रहे कि बाद में अंग्रेजी में नहीं लिखा उन्होंने उसके बाद में। यद्यपि अंग्रेजी वाक का और एवरीमैन्स वीकली का संपादन जरूर उन्होंने किया, कुछ अनुवाद भी हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में किए, वो तो एक अलग प्रकार का काम। लेकिन अपना जो लेखन था उनका, और उनके विचार की जो भाषा थी, उनके रचना की जो भाषा थी, वो फिर हिंदी ही रही। और हिंदी क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मैंने हिंदी क्योंकि सीख करके उसमें लिखना शुरू किया, इसलिए वो एक साधु भाषा है। आम बोलचाल की भाषा का बाद में प्रयोग मिलता है, लेकिन शुरू में इसीलिए शेखर एक जीवनी की भाषा बिल्कुल अलग लगेगी आपको प्रेमचंद की भाषा से, जैनेंद्र की भाषा से। जो प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े राइटर हमारे जैनेंद्र माने जाते हैं, यशपाल की भाषा से इन सबसे अलग लगेगी। जो बारीकी उसमें है मनोवैज्ञानिक, मतलब मनोवैज्ञानिक का मतलब मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों की नहीं, दुर्भाग्य से उनको मनोवैज्ञानिक कथाकार भी कहा गया, जो मैं दुर्भाग्य से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर लिखी गई नहीं है, वो एक बच्चे की मानसिकता को समझने की कोशिश है। आप देखेंगे उस उपन्यास में, और जब व्यक्तिवादी का लेबल पे चश्मा किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि वो हर जगह विद्रोह करता है। जहाँ भी उसको कहीं भी किसी की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता हुआ दिखाई देता है, अपनी स्वतंत्रता का भी होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पर वो कुछ न कुछ विद्रोही गतिविधि करता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि शेखर एक जीवनी के जो 2 खंड हैं, उन 2 खंडों में से पहले उस पर अंत के जो घटनाक्रम हो रहा है उसके अंत पर गौर करिए। शेखर एक जीवनी के पहले खंड का अंत कहाँ होता है? अगर आप मुझसे पढ़ा हो, किसी ने ज़रूर पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, तो वो होता है कि वो कुछ मित्रों के साथ मिलकर के सामाजिक सुधार के लिए एक क्लब बनाते हैं, जिसको एंटीगोनम क्लब नाम दिया गया था, और उनके जो साथ पढ़ने वाले कुछ मित्र हैं उनको लेकर के बनाते हैं। आगे नहीं, शेखर बनाता है। मतलब तो ये क्या दिखाता है
कि शेखर जो है वो अपने अंदर डूबा हुआ नहीं है, जो सामान्यतः हम व्यक्तिवादी को मान लेते हैं। वो निरंतर अपने से बाहर आने की और समाज से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसका एक तरीका उस ज़माने में जो हो सकता था वही था कि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए, राजनीतिक कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। और जो दूसरा खंड है, तीसरा तो लिखा नहीं गया, शायद लिखा तो गया लेकिन तो उपलब्ध नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन दूसरे खंड का अंत कहाँ होता है? दूसरे खंड का अंत होता है शेखर के क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने से। जो घटनाक्रम उसमें आता है अंत में, वो पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में भी जाता है, ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद में वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होता है। और ये निजी तौर पर उन्होंने मुझे बताया था, इसलिए आपके सामने कह सकता हूँ कि उसमें एक मोटे ताजे व्यक्ति के साथ शेखर जा रहा है और एक रास्ता उनको पार करना है जो थोड़ा दलदली वाला रास्ता है। तो वो पूछते, एक बुढ़िया बैठी है किनारे पर, तो उसे पूछते हैं कि क्या हम इससे निकल जाएंगे? तो बुढ़िया कहती तू तो निकल जाएगा, ये मोटा कहाँ से निकलेगा? वो चंद्रशेखर आज़ाद है, उन्होंने खुद बताया मुझे कि वो आज़ाद थे। तो उन लोगों से संपर्क तो था ही उनका। खैर, तो आप ये देखेंगे कि दोनों दफ़ा वो व्यक्ति अपने से बाहर आकर के एक बड़े उद्देश्य के लिए समाज से जुड़ने की कोशिश करता है। और ये उद्देश्य एक जगह सामाजिक स्वतंत्रता का है, जो वंचित वर्ग या दलित वर्ग हम जिसको कहते हैं, उनके लिए वो एक क्लब बनाते हैं, और फिर देश की आज़ादी का है, देश की स्वतंत्रता का है। दूसरा जो उनका उपन्यास है, जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास, भाषा की दृष्टि से बहुत माना गया, प्रयोग की, और शेखर एक नया प्रयोग भी है जिसके बारे में अंतिम खंड में चर्चा करूँगा। तो वो भी एक बड़ा प्रयोग था, दूसरा उपन्यास भी। उसमें अंतर्वैयक्तिक संबंधों में स्वतंत्रता का क्या रूप बनता है। उसमें दो मुख्य चरित्र हैं। एक चरित्र खुद भुवन का है, जो नायक माना जा सकता है इस उपन्यास का। दूसरा चरित्र जो है वो रेखा का है। अब सब लोगों को ही रहता है कि रेखा के साथ में जो भुवन का संपर्क है वो तो एक तात्कालिक, जैसे दैहिक वासना का संपर्क है, क्योंकि उसके बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं। पर वो उपन्यास को अगर आप गौर से पढ़ेंगे और घटनाक्रम को याद करेंगे तो ऐसा नहीं है। रेखा को इस बात का एहसास है, वो आकर्षित है भुवन के प्रति, पर उसको इस बात का एहसास है कि भुवन का जीवन मेरे लिए नहीं है। और जब वो गौरा से मिलती है तो समझ जाती है कि भुवन के लिए उचित वही है, उसका जीवन उसके लिए है। वो कहती भी है, बीच बीच तरह के वक्तव्य भी आते हैं उसके। और फिर ये है कि जो संपर्क होता है रेखा और भुवन का, वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, या जिसके पति ने लगभग छोड़ रखा है, उसको परित्यक्त है, और उससे वो छुटकारा भी चाहता है। उस ज़माने में आसान नहीं था तलाक वगैरह ले लेना जैसे कि आजकल है। तो वो उसको, उसका पति उस पर चार्ज लगाता है, चिट्ठी आती है उसके पास में, तो वो अपने गर्भ गिरा देती है। इसलिए कि इसमें शेखर की बदनामी ना, भुवन के बदनामी। भुवन जब जाता है उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके लिए तैयार था, तुम्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों किया तुमने ऐसा? तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती थी, और दूसरा ये इस कारण से तुम्हारी बदनामी हो, ये भी मैं नहीं चाहती थी। खैर, फिर वो चली जाती है कहीं और किसी और व्यक्ति से विवाह भी हो जाता है, उसका वैवाहिक जीवन जिसके बाद चलता है। और भुवन जो है फिर वो कुछ अरसे बाद में गौरा के साथ में संपर्क होता है। लिखा नहीं गया कि शादी हो जाती है, लेकिन वो संपर्क होता है, जो बचपन से, क्योंकि वो जानता है उसको। तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसको एक बहुत गहरे स्तर पर उसमें व्यक्त किया गया है। सामान्यतः हम ये माने कि भी प्रेम है तो बंधन ही है। उस उपन्यास में वो ये भी कहते हैं कि अगर समर्पण है तो वह ना बांधता है, ना अपने को बद्ध अनुभव करता है। सिर्फ एक व्यापक कृतज्ञता मन में आ जाती है कि तुम हो और मैं हूँ, और ये होना ही
हमारा होना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये उस शिखा भुवन और रेखा के बीच में है। तो एक तरीके से मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों में स्वतंत्रता का आग्रह कैसे प्रतिफलित, एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस में, बहुत अतिरेकपूर्ण स्थितियाँ हैं। सामान्य स्थितियों में तो बहुत आसान था ये कर पाना, लेकिन बहुत अतिरेकपूर्ण स्थितियाँ हम कह सकते हैं, बहुत ही जटिल और मन को बहुत ही विचलित कर देने वाली स्थितियाँ हैं सारी उसमें। उसका वर्णन तो जो उन्होंने किया वो तो गजब ही है, खैर उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उन स्थितियों में से भी स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रखी जा सकती है। और बाद में भुवन फिर वो भी युद्ध में चला जाता है साइंटिस्ट के रूप में उसे, फिर वो पत्र व्यवहार वगैरह उसमें, वो मुझे अच्छा नहीं लगा उस उपन्यास में। इतने पत्र व्यवहार की ज़रूरत नहीं थी, मतलब युद्ध में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी आवश्यकता उस उपन्यास में नहीं थी। पर ठीक है, उनका अपना मत है, तो बड़े लेखक हैं तो मैं तो क्या हूँ उनके सामने, पर अपनी आपत्ति तो दर्ज कर ही सकता हूँ जो मैं उनके सामने की भी थी। तो उनका कहना था नहीं ये ऐसा होता है जीवन में, तो मैं कहा जीवन में तो फिर रेखा और भुवन वाला संबंध भी नहीं होता है। तो आप जीवन में जो होता है उसी को थोड़ी बता रहे हैं, आप तो पूरी मानव चेतना में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। खैर वो अलग विषय है। तीसरा जो उनका उपन्यास है, जिसको लोग मानते हैं कि अस्तित्ववादी उपन्यास है, अपने अपने अजनबी, 3 ही उपन्यास हैं उनके, बाद में 1-2 उन्होंने लिखे तो अधूरे रह गए, पूरे हो नहीं पाए, तो उनकी चर्चा करने को फ़ायदा नहीं। अपने अपने अजनबी में मुझे ये लगता है, मेरी अपनी व्याख्या है उसकी, मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता एक सामाजिक राजनीतिक स्तर पर शेखर में है, जो आग्रह है उसका, और जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों के स्तर पर नदी के द्वीप में दिखाई देती है, वो शायद आगे विकसित होती हुई, कुछ लोग उसको विकास कह सकते हैं, कुछ लोग यूँ मान सकते हैं, वो विकास नहीं मानते उसको, वो एक आध्यात्मिक आयाम ग्रहण कर लेती है। आध्यात्मिक का तात्पर्य किसी ईश्वर से या संबंध से नहीं है। आध्यात्मिक का तात्पर्य ये है कि वो, उसमें देखिए 2 कैरेक्टर हैं मुख्य। एक सेल्मा है जो वृद्धा है, बीमार है और अकेले उसमें रहती है, पहाड़ पे बर्फ़ से ढक गई है, और संयोग से उसके साथ रहने के लिए कुछ दिन के लिए आई हुई एक लड़की है योके। ये युवा है और मतलब जीवन को और तरीके से देखती है। अब उस उपन्यास में बताया ये गया है, क्यों बर्फ़ से ढक गया, ऐसा दब गया है, तो जब तक बर्फ़ पिघलती नहीं है तब तक उसमें से आके कोई हटाता नहीं है, तब तक उसमें से निकलना संभव नहीं है। अब योके बीमार भी है, वृद्ध भी है, कभी भी मर सकती है, और ये मृत्यु की ये स्थिति और सामने हमको दिखाई देती है। खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं अंदर, उसके कारण से नहीं मरेंगे, क्योंकि पहाड़ों में जैसा होता है लोग सुरक्षित रखते हैं कई समय के लिए जब बर्फ़ गिरती है तब। और दूसरी ओर योके जो है वो युवा है, ऐसा कोई मृत्यु का उसको डर नहीं है, और बर्फ़ तो पिघलनी है कुछ अरसे में, लेकिन वो डरी हुई है मृत्यु के भय से, क्या होगा इस भय से, और सेल्मा पर उसका कोई असर नहीं। वो तो जैसे मृत्यु का इंतज़ार कर रही हो, ठीक है जब होगी तब हो जाएगी। योके की उत्तेजना इतनी हो जाती है, उसकी कुंठा इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दफ़ा उसको मारने की भी कोशिश करती है सेल्मा को। तो वो जब लोग उसके गले को दबाने की कोशिश, मतलब जा रही होती दबाने के लिए, हाथ यूँ करती है, तो सेल्मा कहती है कर दो जो करना चाहती हो, मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ। और फिर वो कहती है कि उस समय तो क्रिसमस का दिन है, तो सेल्मा कहती है कि आज तो क्रिसमस है, तो बाहर धूप खिली होगी, ये सब हो रहा होगा। तो योके कहती तुम पागल हो, तुम यहाँ इस अंधेरे में बंद पड़ी हो, चारों तरफ से ये है मोमबत्ती के उसमें हम रह रहे हैं, और तुम्हें पड़ी है मतलब बाहर धूप खिली होगी। उसने कहा नहीं योके, मैं जब सोचती हूँ कि बाहर धूप खिली है तो मेरे अंदर भी धूप खिलाती है, बाकी तो ठीक है जो होना है वो तो स्पष्ट है। पर योके इससे सहमत नहीं होती उस समय। अब बाद में जो अंत होता है इसका, सेल्मा तो ठीक है, उसका अपना पहले का जीवन है वो भी बताया गया उसमें, जिसके कारण से इसमें ये फीलिंग्स आई। लेकिन योके जो अंत में, उसका अहंकार ये कि जो है वो मेरी इच्छा के अनुसार हो,
स्वतंत्रता का आशय उसके लिए ये है कि जो कुछ मेरा मनचाहा हो, ये उसका स्वतंत्रता का है। तो इसलिए वो कहती है कि शेलमा उसे कहती है कि ऐसा संभव नहीं होता, जीवन में जो आप चाहें वही हो जाए, ये संभव नहीं होता है। आपको जीवन में जो है उसको स्वीकार करना होता है, और जब तक आप इस अहंकार से मुक्त नहीं होते हैं, इस अहंकार से स्वतंत्र नहीं होते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, वही सबको करना चाहिए, वही होना चाहिए, तब तक आप वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं। तो अपने अहंकार से मुक्ति स्वतंत्रता की प्राथमिक शर्त, ये इस बात को कहती है, पर योग्य नहीं हो पाती। और फिर अंत उसका जो होता है, अगर आप लोगों को याद हो, आपको तो होगा ही, तो अंत जो उसका होता है वो इस तरीके से होता है कि वो ये चुनती है कि मैं मरूं, आत्महत्या करती है कि मैं मरूं, लेकिन मैं अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने मरूं, उसकी गवाही में मरूं। तो एक जगन्नाथन नामक चरित्र उसमें बाजार में है, वो सब एक चरित्र उसको लगता है ये व्यक्ति ठीक है। तो अचानक वो उसके सामने जा कर के और वो खा लेती है जो आत्महत्या करने के लिए उसने रखा है जहर, और उसी की गोद में लेट जाती है कि मैंने चुन लिया, मतलब मुझे अपने मनपसंद मृत्यु चुननी थी, वो मैंने अपनी मनपसंद मृत्यु चुन ली। दिखाने की कोशिश आगे ये कहते हैं कि ये जो अहंकारवादी आग्रह है व्यक्तित्व का या स्वतंत्रता का, उसका अंततः आत्महत्या में होता है, और जो अहंकार मुक्त वैयक्तिकता है वो जीवन को सहज रूप में स्वीकार करती है और उसमें चलती है। अब मुझे पता नहीं इसमें अस्तित्ववाद कहाँ से आ गया था, जितना मैंने पढ़ा है। और दूसरा ये भी था कि अस्तित्ववाद का आगे का अध्ययन था, और लेकिन उनका अस्तित्ववाद सार्थ और कामू वाला अस्तित्ववाद नहीं था जो नकार पर आधारित है, बल्कि वो एक तरह से देखा जाए तो बूबर का, मार्शल का और यास्पर्स का अस्तित्ववाद था, जिसमें प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। और बूबर में तो ये है कि रिलेशनशिप जो है, अन्य को स्वतंत्र रखते हुए जो संबंध कायम होता है, उसी में सार्थकता है। इसलिए बूबर की किताब भी आई एंड दाऊ के नाम से, जिसमें वो इसी बात को प्रमाणित, इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने किया था किसी में, तो वो इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो संबंध है अन्य से, एक होता है आई इट का संबंध, एक होता है आई दाऊ का संबंध। जब आप आई दाऊ का संबंध रखते हैं तो उसको वो मुक्त है, वो भी, आप भी मुक्त हैं, वो भी मुक्त है। आई इट के संबंध में होता है कि आप उसको यू नहीं कहते, उसको वस्तु बना देते आप उसके लिए, वो फिर आपके लिए वो उसका अस्तित्व कोई मानी नहीं रखता है। तो सही संबंध जो है, इसको वो संवादात्मकता या डायलॉग कहते हैं, वो आई यू का संबंध है, इसलिए उस पुस्तक का नाम भी आई दो। और ये आई एंड दाऊ का जो, ये दाऊ जो है वो मानव व्यक्तित्व भी हो सकता है, ये दाऊ प्रकृति भी हो सकती है। अगर कोई आदमी ईश्वर वगैरह को मानता हो तो वो दाऊ वो भी हो सकता है, लेकिन उस संबंध में भी आपका होना भी बना रहता है, वो विलीन नहीं होता उसमें। और दूसरी बात ये है कि उनका अपने अपने अजनबी में ही एक जो रिफ्लेक्शंस आए हैं, उसमें आया है कि सजीव उपस्थिति का नाम ही ईश्वर है। सजीव उपस्थिति का नाम ही ईश्वर है, अन्यथा कोई उपस्थिति हो ही कैसे सकती है। जो कुछ है सब ईश्वर है, इसका तात्पर्य ये होता है। उस तरह से उसके साथ में संबंध रखना चाहिए। तो तीन उनके मुख्य उपन्यास हैं, और तीनों में जैसा मैंने आपसे कहा, और भी कई विशेषताएं हैं उन उपन्यासों, क्योंकि हम उस पर अलग से बात नहीं कर रहे हैं अभी। इन तीनों ही उपन्यासों में आप देखेंगे कि ये जो आग्रह है उनका स्वतंत्रता का, ये तीनों का केंद्रीय आग्रह है। एक जगह वो राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होता है, उसके बाद वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों में स्वतंत्रता के रूप में प्रतिफलित होता है, और तीसरा जो है उसमें वो एक आध्यात्मिक या मानसिक कह सकते हैं आप उसको, मनोवैज्ञानिक कहना तो ऐसा लगता है जैसे कि मनोविज्ञान की थ्योरी की बात कर रहे हैं आप, तो एक मानसिक स्तर पर प्रतिफलित होता है, और वो एक पूर्ण व्यक्तित्व वहाँ पर उसका बनता है। तो ये जो आग्रह है ये तीनों स्तरों पर, ये साहित्य में उसी स्वतंत्रता का आग्रह है जो उनके राजनीतिक जीवन में भी हमको दिखाई देता है। इसके बाद में आप देखेंगे उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, कवि के रूप में ज़्यादा विख्यात बाद में हुए उपन्यास 61 के बाद तो उन्होंने हमको आया नहीं कोई।
कहानियाँ लिखनी उन्होंने लगभग बंद कर दी थी। तो उसके बाद में उनके उपन्यास, उनकी कविताएं आई, अथवा उनके लेख, टिप्पणियाँ वगैरह, ये सब व्याख्यान वगैरह ये आते रहे। इन सब में उनकी कहानियों में आप देखिए, वो कहानी भी बिल्कुल अलग है प्रेमचंद की कहानियों से। प्रेमचंद उनके एक तरीके से पूर्वज हैं। और आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, अज्ञेय नाम उनको स्वयं पसंद नहीं था, वो नहीं चाहते थे, वो उनको लगा बहुत भारी नाम है उपनाम के रूप में, लेकिन ये नाम उनको प्रेमचंद ने दिया। और ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने अपनी कुछ कहानियाँ, जब जेल में थे तो कुछ कहानियाँ लिखी और वो जैनेंद्र को स्मगल कर दी। तो प्रेमचंद जागरण निकाल रहे थे उस समय, तो जैनेंद्र ने प्रेमचंद को वो कहानियाँ दी। तो प्रेमचंद का कहानियाँ तो बहुत अच्छी, हम छापेंगे, लेखक कौन है? तो उसने कहा लेखक तो अज्ञेय है, उनका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो जेल से आई हुई थी कहानियाँ। तो प्रेमचंद का ठीक है, मैं अज्ञेय नाम से ही छाप देता हूँ। तो कहानियाँ अज्ञेय नाम से छप गई। कहानियाँ छपते ही बहुत लोकप्रिय हो गई, बहुत पढ़ी गई, मतलब प्रशंसा हुई उनकी, क्योंकि वो बिल्कुल अलग तरह की कहानियाँ थी, खुद प्रेमचंद के रहते हुए। तो अज्ञेय ने बाद में कहा कि मुझे नाम बिल्कुल बहुत भारी लगता है, मुझे पसंद नहीं है, पर वो तब तक ये नाम लेखक के रूप में स्वीकार हो चुका था, तो अब मैं फिर नया कुछ करता तो ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना जो रचनात्मक साहित्य था उसमें तो अज्ञेय नाम रखा, लेकिन बाकी उनका जितना साहित्य है, उनके निबंध है, व्याख्यान है, संवत्सर वगैरह जो उनकी और किताबें हैं, वो सब सच्चिदानंद बादशाह के नाम से। ये फ़र्क दोनों के बीच में उन्होंने किया। पर कविता तो क्योंकि रचनात्मक स्तर पे थी। कविता में भी शुरू में ये माना गया, लोगों को उनकी कविताएं अच्छी नहीं लगती थी, तो एक विज्ञप्ति निकली। एक संपादक ने कहा कि अज्ञेय की कहानी आए तो बिना देखे छाप दो, कविता आए तो बिना देखे लौटा दो। क्योंकि जो प्रयोग कविता में हो रहे थे वो स्वीकार आसानी से नहीं हो सकते थे। कहानी में तो हो गए थे, प्रेमचंद ने स्वीकार कर लिया, तब कौन मना करने वाला था कि नहीं हो सकता है। प्रेमचंद ने भी उस ज़माने में आखिरी अपने दिनों में, क्योंकि 30-32 की बात है और 36 के बाद तो प्रेमचंद रहे नहीं, तो उस बीच में जो कुछ भी उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मिलते हैं हमको, उसमें जब उनसे पूछा जाता है कि आपके बाद हिंदी कहानी, तो दो नाम वो नियमित रूप से लेते हैं, एक जैनेंद्र का और दूसरा अज्ञेय का। और काफ़ी समय तक हिंदी साहित्य में प्रेमचंदोत्तर युग को जैनेंद्र अज्ञेय युग के नाम से कहानी में जाना गया, गद्य के अंदर। तो उन कहानियों में भी आप ये पाएंगे कि एक तो विषय की बहुत विविधता है, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसके बारे में वो कहानी न लिखी हो उनके द्वारा उसमें। और लेकिन उसमें भी स्वतंत्रता का आग्रह लगातार आपको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आप उन कहानियों को ले सकते हैं जिसमें कलकत्ता के जीवन का चित्र है। कलकत्ता रहे थे वो विशाल भारत में काम करते हुए, तो उनका जिजीविषा खास तौर से आप ले सकते हैं कि कैसे मतलब आदमी फ्री होना चाहता है, कितने दबावों के बावजूद फिर वापस अपने को बनाता है, खड़ा करता है। बस स्वतंत्रता का मतलब खाली हो सामान्य स्थूल स्वतंत्रता नहीं है, पूरे व्यक्तित्व को स्थापित करने की बात है उसमें, मनुष्य के व्यक्तित्व को। और ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि रोज़ कहानी जो है, गैंग्रीन और रोज़ दोनों नाम से छपी हो कहानी, तो रोज़ कहानी जो है उसमें भी आप ये पाएंगे कि स्त्री जीवन का जो कष्ट है, जो जिसकी चर्चा आजकल बहुत होती है स्त्री विमर्श में, कि कैसे उनको दिन भर उनका काम कैसे चलता है, घर में क्या क्या करना पड़ता है सभी। तो एक बहुत ही उकताहट भरी ज़िंदगी है जिसको एक बहुत अलग तरीके से अज्ञेय उसमें व्यक्त करते हैं रोज़ में। और रोज़ की जो केंद्रीय चरित्र है वो एक तरीके से मतलब एक दूर स्थान पे रहती है पति के साथ में, और पति अपना नौकरी पे चले जाते हैं, बच्ची है घर में, बच्ची एक बच्चा मैं भूल रहा हूँ तो रहे, और उसके बाद में अब उसका दिन कैसे बीतता है वो घरेलू कामों में ही बीतता रहता है। और वो जैसे समय गिन रही है, अब 1 बज गया, 2 बज गए, जब घंटा बजता है उस समय आपको याद है कि सब शहरों में घंटे बजते थे, तो अब 2 बज गया, अब 3 बज गया, अब 7 बज गए, यानी अब वो आने वाला है पति। तो ये एक कितना उकताहट भरा है,
ये इस समय को आप देखिए कि इस समय को जीना, जब आप एक एक मिनट गिन रहे हैं, क्यों गिन रहे हैं? अगर आपका जीवन में सब ठीक ठाक है तो कोई ज़रूरत नहीं है गिनने की, पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो स्त्री के जीवन के क्या कष्ट हैं, बिना आप देखिए कि कष्टों का वो लगाए हुए, झड़ी लगाए हुए, बस आप कह सकते हैं, कष्टों की झड़ी नहीं उसके अंदर, लेकिन वो जीवन कितना निरर्थक उकताहट भरा है, इसको उसमें व्यक्ति देगी, जो फिर सारी चीज़ अपने आप उसमें स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह से मेजर चौधरी की वापसी है। युद्ध क्या कर देता है आदमी के साथ में, ये द्वितीय महायुद्ध में वो खुद गए थे, सब देखा था उन्होंने। तो युद्ध व्यक्ति के साथ क्या कर देता है, क्या बना देता है उसको। अगर आप पढ़ेंगे उस कहानी को तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से व्यक्ति का क्या हो जाता है। कुछ कहानियाँ और कुछ कविताएं भी विभाजन को लेकर के, और पहले तो लोग ये मानते थे कि अज्ञे जी का कोई सामाजिक सरोकार ही नहीं है, तो व्यक्तिवादी लेखक हैं। लेकिन जब अज्ञे शताब्दी मनाई गई तो बहुत से हमारे प्रगतिशील मित्रों ने, जिसमें डॉक्टर महेंद्र पांडे तो मेरे साथी थे, राजेश जोशी, इन्होंने शरणार्थी की कविताओं का जिक्र किया कि वो कविताएं कैसे सांप्रदायिकता की विभीषिका को प्रकट करती हैं। तो मैंने कहा, महेंद्र पांडे मित्र भी थे हमारे, निजी मेरे अच्छे संबंध थे उनसे, तो मैंने कहा अब तो डॉक्टर साहब आप मान रहे हैं? बोले हाँ यार, कभी कभी हो जाता है, अब ठीक है। तो खैर, तो वो सब भी था उसके अंदर। फिर जो आदमी जीवन भर पत्रकार रहा हो प्रोफेशन के बतौर, सिर्फ कुछ समय अमेरिका में जब वो पढ़ाने गए उसको छोड़ करके, जो जीवन भर पत्रकार रहा हो, उसका कोई सामाजिक सरोकार कैसे नहीं होगा? तो क्या लिखते थे अखबारों में, अखबार क्या छापते थे, एडिटोरियल क्या कहते थे, क्या वो कोई दर्शन की बात कर रहे थे वहाँ पर? और आप जिस समय आप देखिए कि जयप्रकाश नारायण देश में बढ़ रही तानाशाही के खिलाफ खड़े हो रहे थे, उस समय उन्होंने एक मुखपत्र निकाला, एवरीमैन्स वीकली अंग्रेजी में, और उसके एडिटर के रूप में उनको अज्ञे दिखाई दिए। उनको बुला के कहा कि आपको करना है। मुझे तो अज्ञे नहीं बुलाया उसमें, और हमारा मन में उत्साह हमारे भी था कि उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा, और ये भी था कि एक वैचारिक उस पर निकल रहा है, तो हम चले गए थे। उन्होंने छोड़ा तो फिर हम भी अलग हो गए, अपने दूसरे काम में लग गए। पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक किस तरह का एक वातावरण बना दिया जाता है जिसमें हम इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी भर क्या लिखा है। कविता उस तरह से चीज़ों को व्यक्त नहीं करती जिस तरीके से लेखक, मतलब गद्य, निबंध या व्याख्यान करता है। कविता एक अलग तरीके से उन्हीं चीज़ों को कहती है, लेकिन वो तरीका उसका अलग होता है। वो कविता होनी चाहिए पहले, एक बात, वो भावात्मकता उसमें आनी चाहिए। केवल नारा लगाने से कविता नहीं बनती। अज्ञे को इस बात का एहसास था, तो उनकी कविता में भी आप देखेंगे इसीलिए स्वतंत्रता का ये आग्रह, और धीमे धीमे कैसे वो एक आध्यात्मिक आयाम की तरफ जाते, वो लगातार बढ़ता है। अपने आखिरी संग्रह में देखिए, शुरू के संग्रह में तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो दीप अकेला प्रेम भरा है मधमता है, उस कविता को कोट करते हैं। तो वो कहते हैं यह दीप अकेला प्रेम भरा है मधमाता, स्नेह भरा है मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अकेला मत रखो इसको भी पंक्ति। तो ये क्या बताता है कि एक व्यक्तित्व अपने में भी पूर्ण हो और उसके साथ वो सबके साथ जुड़े। मैं इस कविता को उनकी बिल्कुल आखिरी संग्रह जो उनके जीवन काल में निकला, ऐसा कोई घर आपने देखा है, उससे जोड़ता हूँ। मतलब वो मुझे वहाँ भी वो चीज़ दिखाई देती है, इसलिए कह रहा हूँ। वहाँ पर वो कहते हैं उसका एक कविता में कि वही एकांत सच्चा है जहाँ सब आ सके। वही एकांत सच्चा है जहाँ सब आ सके। एकांत तो चाहिए सबको, लेकिन वो एकांत में किसी और का आना मना नहीं है, उसका मना ही नहीं है। तो वही एकांत सच्चा है जहाँ सब आ सके। फिर ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि
मेरे घर में प्रकाश का घेरा हो, बल्कि मैं चाहता हूँ प्रकाश के घेरे में मेरा घर हो। तो ये कविताएं क्या बताती हैं? आप समझ सकते हैं कि वो किधर जा रहे हैं वो। और फिर ये कहते हैं कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, अगर देखा हो तो मुझे भी बता दें। सबके लिए है ये बात। तो ये मैंने आपको मोटे तौर पर कि उनके साहित्य का केंद्रीय सरोकार जो है, अगर हम साहित्य का कोई केंद्रीय सरोकार मानते हों तो वो स्वतंत्रता है, जो उनकी कविता में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में और उनके लेखों में भी। और स्वतंत्रता की क्या परिभाषा करते हैं? अपने एक लेख में वो लिखते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का आग्रह तो हर कोई कर सकता है और करता है, लेकिन स्वतंत्रता आपके लिए तब स्वतंत्रता है जब आप दूसरे की स्वतंत्रता का भी उतना ही सम्मान करें। जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना नहीं सीखते हैं, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। कि वो योग्य वाली स्वतंत्रता हो जाएगी, वो अहंकारी स्वतंत्रता हो जाएगी। क्योंकि एक स्वतंत्रता अगर एक मूल्य है तो कोई चीज़ मूल्य तभी मानी जा सकती है जब आप दूसरों पर भी इसको लागू करते हैं। क्योंकि अपने लिए करें तो सुविधा है, फिर वो मूल्य नहीं है। फिर तो आप एक विशेष सुविधा अपने लिए मांग रहे हैं, फिर मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। और समानता के बारे में उनका ये कहना है कि समानता का आग्रह ये नहीं कि मैं किससे किस बात में कम हूँ। हम यही कहें, हम तो समानता आग्रह ऐसे ही करते मोस्टली कि मैं किस में कम हूँ। वो कहते हैं कि आपको ये सोचना है कि दूसरा आपसे किस बात में कम है। मतलब समानता, उसकी समानता जब तक आपके साथ नहीं हो तब तक आप समानता आपके लिए मूल्य नहीं बनती। तो ये बहुत लिखा है उन्होंने, सब चीज़ों पर काफ़ी विस्तार से लिखा है, लंबे लंबे लेख हैं, उसकी ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा उसमें। लेकिन इसे बताने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमारे समाजवादी मित्र कहीं बैठे थे, कभी आए थे तो वो भी मानेंगे कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, अन्योन्याश्रित हैं। क्योंकि स्वतंत्रता का तात्पर्य कि सभी लोग समान रूप से स्वतंत्र हैं। अगर सभी लोग समान रूप से स्वतंत्र नहीं है तो कम ज़्यादा स्वतंत्रता क्या होती है? किसी को ज़्यादा स्वतंत्रता है, किसी को कम स्वतंत्रता है। और अगर स्वतंत्र तो सब समान है, कोई कम समान ज़्यादा समान तो होगा नहीं उसके अंदर। और ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अंतिम जो पैराग्राफ आता है उसमें, पहला खंड में, उसके अंतिम खंड में, अंतिम पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ, उसमें वो ये कहते हैं कि प्रत्येक की स्वतंत्रता ही सबकी स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तब तक वो स्वतंत्र नहीं है समाज। तो इसलिए अब जब ये माना जाता है कि वो साम्यवादी तानाशाही के खिलाफ थे, और थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब ये कहना गलत होगा कि नहीं थे, तो उसके पीछे भी कारण यही था। उन्होंने कहा कि मैं साम्यवाद को एक उपयोगी अर्थ दर्शन मानता हूँ, लेकिन मैं उसको जीवन दृष्टि नहीं मानता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं उसका जो तानाशाही का रूप है, जिसमें स्वतंत्रता को नष्ट किया जाता है, लेख की स्वतंत्रता को नष्ट किया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट जो किया गया था, आज हम सब जानते हैं इस बात को, उसको वो स्वीकार नहीं करते। तो वो विरोध इस कारण से है, उसकी आर्थिक चीज़ों से नहीं है। आर्थिक समानता होनी चाहिए समाज में, इससे उनका कोई विरोध नहीं। तो ये खैर बहुत विवाद के लंबे बहस के विषय हैं। तो लेकिन मैं ये बताने के लिए कि वो किस तरीके से एक अनावश्यक आरोपों के उसमें रहे। अब मैं तीसरे पे आता हूँ। मैंने आपसे कहा कि वो केवल उनकी जो विषय वस्तु है, जिसको हम कथा विषय वस्तु कहते हैं साहित्य की, वो तो स्वतंत्रता है ही, लेकिन वो साहित्य रूपों के मामले में भी लेख की स्वतंत्रता का आदर करते हैं। और इसलिए वो किसी भी उस बंधन को स्वीकार नहीं करते जो शास्त्र के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा या आलोचकों के द्वारा आरोपित किया गया हो। कविता ऐसा होगा तो कविता होगी, ऐसा होगा तो उपन्यास होगा, ये 6 तत्व होंगे तो कहानी होगी, ये सब होगा तो इसको स्वीकार नहीं करते। तो जो प्रयोगवादी उनको कहा गया, उसके पीछे कारण यही था कि वो हमेशा, क्योंकि उनका ये मानना था, जो वैसे तो बहुत से हमारे मार्क्सवादी मित्र भी इस बात को मानते हैं
कि आप रूप और अंतर्वस्तु को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों में डायलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप है। अर्नस्ट फिशर भी कहते हैं इस बात को। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आप रूप बदलते हैं तो अंतर्वस्तु भी बदल जाती है, और अगर समाज में अंतर्वस्तु बदल गई है, समाज का आंतरिक ढांचा बदल गया है, हमारे आंतरिक संबंध बदल गए हैं, व्यावहारिक संबंध भी बदल गए हैं, तो उसको आप ठीक उसी तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते जैसे पहले करते आए। अब आप देखिए कि छायावाद ने भी छंद का बंध तोड़ा था, निराला वगैरह की प्रशंसा इसलिए की जाती है, और वो सही था, पर उन्होंने कहा कि वो बंधन तोड़ते भी बाकी बंधन बने हुए थे। वो ये था कि निराला ये मानते थे कि जो लय तो होनी चाहिए, वो तो अनिवार्य तत्व है किसी भी कला का, साहित्य का भी है, उपन्यास का भी है, खाली कविता का ही नहीं है। तो लय तो होनी चाहिए, लेकिन निराला ये मानते थे कि वो संगीत के लय पर होनी चाहिए, संगीत का स्वर प्रधान होना चाहिए उसके अंदर। आगे इसको नहीं मानते थे। कुछ हद तक पंथ का भी मतभेद था, पर वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। अगर आप परिमल की और पल्लव की भूमिकाएं पढ़ेंगे तो ये विवाद स्पष्ट हो जाता है। तो वो ये मानते थे कि जब आप किसी चीज़, क्योंकि रूप क्या है, रूप है मतलब मेरी अपनी परिभाषा ये कि रूप देखने की दृष्टि है। किसी चीज़ को आप किस तरफ से देखते हैं उससे उस कृति का रूप बनता है, और जिस तरफ से आपने देखा है वो चीज़ देखने को प्रभावित करता है। हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक हुए जो अपनी अनसर्टेनिटी की थ्योरी के लिए और उन सब चीज़ों के बड़ा प्रसिद्ध है, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के लिए। उन्होंने एक सिद्धांत रखा जो माना लोगों ने। उन्हें कहा कि यथार्थ को आप एज सच कभी नहीं जान सकते। हम कहें ये तो आंखों के सामने दिख रहा है यथार्थ है, तो उन्होंने कहा यथार्थ को आप एज सच कभी नहीं जान सकते, क्योंकि आप जिस किसी यंत्र के माध्यम से उसे देखते हैं, उस यंत्र का बीच में होना उस यथार्थ को आपके लिए रूपांतरित कर देता है। आप दूरबीन से किसी चीज़ को देखते हैं, खुर्दबीन से किसी चीज़ को देखते हैं, सारे यंत्र हैं। हमारी आंखें भी यंत्र हैं एक प्रकार से, हमारी चेतना के सारे जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ सब यंत्र हैं। तो जिनके माध्यम से आप चीज़ों को जानते बोध करते हैं उनका, और जिस कोण से उसको देखते हैं उसको देखना, उस कोण से देखना ही उसको, और किसी न किसी कोण से देखना होगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप समग्र को एक साथ देख लें, तो किसी न किसी कोण से देखेंगे। जब जिस कोण से देखेंगे उस कोण से देखना उस घटना को या उस यथार्थ को आपके लिए थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसा वो है वैसा नहीं रहता आपके लिए। वो कोण, उस कोण से देखा गया यथार्थ है, संपूर्ण देखा गया यथार्थ नहीं। तो ये मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत भी, आइंस्टाइन की थ्योरी भी रिलेटिविटी के घुमा के यही बात कहती है। लेकिन पुराना सिद्धांत है जैन दर्शन में, उसको अनेकांत कहते हैं। अनेकांत ये कहता है कि वो सप्तभंगी भी कहते हैं, वो ये कहता है कि जिस स्थिति से, वो स्थिति शब्द का प्रयोग है, जिस स्थिति से आप नए, उसका पारिभाषिक शब्द है उनके यहाँ पर नए, जिस नए से आप देखते हैं, नए का मतलब होता है ले जाना। नीति जो नए से बना हुआ शब्द है, जो जिधर आपको ले जाते हैं। तो नए, जिस नए से आप देखते हैं उस नए, वो नए ही निर्धारित कर देता है कि आप क्या देखेंगे। तो आगे एक तरीके से मतलब ये कहते हैं कि इसलिए जब आप रूप में कोई परिवर्तन घटित नहीं करते हैं तो यथार्थ वो वही रहेगा, वो अनुभव का यथार्थ नहीं बनेगा। थ्योरी का तो बन जाएगा, लेकिन कविता तो थ्योरी नहीं होती है, कहानी तो थ्योरी नहीं होती है, वो तो एक अनुभव की प्रणाली है। तो अनुभव की प्रणाली का यथार्थ जब बनेगा तब हमेशा वो इसी तरीके से बनेगा। थ्योरी तो आप कई चीज़ों को मिला करके निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी अनुभव का स्थान नहीं ले सकती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण युंग है। युंग जो बड़े एक मनोवैज्ञानिक थे, फ्रायड, एडलर, युंग, तीन बड़े फादर्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माने गए। युंग ने एक जगह लिखा है कि मनोविज्ञान जो है वो औसत निकालता है, मनुष्य ऐसा है, जो ठीक है, हम सब उसी से समझने की कोशिश करते हैं। पर उन्होंने कहा कि किसी भी एक व्यक्ति को आप उसके आधार पर नहीं समझ सकते।
आप औसत मनुष्य को तो समझ सकते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति को आप उसी सिद्धांत के आधार पर नहीं समझ, हर क्योंकि इतनी जटिलताएं हैं उसमें कि उसको अलग से ही समझना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति समझ में आएगा, यानी वो यथार्थ समझ में आएगा, यूँ समझ लीजिए आप उसको। तो अज्ञेय क्योंकि इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए वो, और मेरे ख्याल से किसी को भी मानना चाहिए, तो इसलिए वो सारी इन चीज़ों को देखते हुए प्रयोग करते हैं। उपन्यास का मैंने आपसे कहा कि जैसे शेखर एक जीवनी जैसा कोई उपन्यास हिंदी में इससे पहले नहीं लिखा गया, शिल्प के स्तर पर। बाकी तो कथा वगैरह तो ठीक है, शिल्प के स्तर पर, जिसको हम चेतन प्रवाह शैली कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जिसे कहा जाता है, वो हिंदी का पहला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में लिखा गया उपन्यास है। और इसीलिए उसकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है आपको, क्योंकि मन में जो घटित हो रहा है उसको लिख रहा है वो, केवल स्थूल घटनाएं नहीं लिख रहा है जो बाहर हो रही है, मन में जो कुछ घटित हो रहा है उसका भी वर्णन कर रहा है। और उसमें कोई क्रम नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है। क्रम इसलिए नहीं है कि मनोविज्ञान ये मानता है कि मन के गहरे अंतरतम में कोई क्रम नहीं होता और आपकी स्मृति में कोई क्रम नहीं होता है। तो वो तो स्मृति में लिखा है, वो तो सारी स्मृति है। वो शेखर जो है उसको फांसी होने को है, मतलब अज्ञेय को भी होने को थी, ऐसा संभावना थी, तो वो उसी एक रात में, उन्होंने कहा एक रात में देखा गया विजन है ये, तो उसमें जितनी जितनी स्मृतियाँ उनको आती है तो उसमें कोई क्रम नहीं हो सकता है। ये जो क्रमहीनता है या क्रम मुक्ति आप कह लीजिए, ये फिर भी थोड़ा सा समग्र की ओर ले जाती है आपको। एक क्रम में तो फिर आप उसी दर्शन में रहेंगे, और इसके लिए काल के एक नए बोध की आवश्यकता होती है। हम जो काल का बोध मानते हैं वो ये होता है भाई यहाँ से शुरू होता है, ये चलता खत्म होता है, इसको लीनियर या एक रेखीय काल बोध कहा जाता है। अज्ञेय मानते हैं कि मन के अंदर घटित ही नहीं होता, और अगर आप मनुष्य के मन को जानना चाहते हैं तो आप इस एक रेखीय काल बोध से नहीं जान सकते। इसके लिए आपको कुछ ऐसी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, कुछ खोजनी पड़ेगी, अन्वेषण करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहानी में, उपन्यास में, कविता में भी यही होता है। कविता में पहली बार हम ये कह सकते हैं कि शब्द के आधार पर लय बनाई गई। इससे पहले संगीत के स्वर के आधार पर लय थी, छंद टूट गया तो भी लय का रूप वही था। पर अज्ञेय की और उसके समकालीन जो दूसरे कवि थे, अकेले अज्ञेय नहीं, कई लोग थे जो इस बात को मान रहे थे उस समय, तो उनकी लय भी उसी। तो तार सप्तक का काम जो उन्होंने किया उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो उनका अपना वक्तव्य है। तार सप्तक में जो संपादकीय है उसकी तरफ तो सबका ध्यान जाता है, उसकी आलोचना प्रत्यालोचना भी होती है, लेकिन जो उनका अपना वक्तव्य है उसमें वो कहते हैं कि अब एक तो मनुष्य की मनस्थिति क्या बन गई आधुनिक मनुष्य की, और दूसरा ये कि जो मुद्रण यंत्र ने जो परिवर्तन घटित कर दिए आपके संप्रेषण प्रणाली में, वो वाचिक परंपरा में नहीं हो सकते थे। इस बात की स्पष्ट पहचान मतलब वो पहली बार हमको दिखाई देती है, जिसमें वो कहते हैं कि एक मुद्रण यंत्र के आने से आपकी कविता का स्थापत्य बदल गया, उसका ढांचा बदल गया। मुद्रण नहीं होता तो वो कविता नहीं लिखी जा सकती। मुद्रण यंत्र नहीं होता तो आप मनोवैज्ञानिक कहानियाँ नहीं लिख सकते थे, वो घटना प्रधान नहीं होती, क्योंकि बड़ा जब बोल के पढ़ी जा रही, सुनाई जा रही, तो आदमी उगता जाएगा। अब पुराने किस्सा गो है, अगर मान लीजिए उनको बिठा दें आपके रोज़ का पाठ करो तो नहीं होगा, या शेखर का पाठ करो तो नहीं होगा। तो ये मुद्रण यंत्र के कारण से संभव हुआ। तो जो हमारी तात्कालिक संप्रेषण परिस्थिति है वो किस तरीके से संप्रेषण की प्रक्रिया पर और हमारे संप्रेषणात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया पर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि साहित्य जो एक प्रकार का अन्वेषण है, कोई भी कला, वो केवल कोई जाने हुए को कह देना नहीं है। अगर आप जाने हुए को कह देते हैं तो कारीगरी का काम है केवल, लेकिन जब आप अन्वेषण करते हैं, वो अनुभूतिगत संवेदनात्मक अन्वेषण होता है जिससे आप कुछ नई चीज़ बरामद करते हैं, तो ये और इसका संप्रेषण होना भी जरूरी है। अब ये मानते हैं कि संप्रेषण अनिवार्य है, वो उन लोगों में नहीं जो मानते हैं कि नहीं मैंने तो अभिव्यक्ति कर दिया, मुझे मतलब नहीं। वो कहते हैं अभिव्यक्ति पर किस पर अभिव्यक्ति, किसके लिए अभिव्यक्ति, तो इस संप्रेषण को अनिवार्य मानते हैं। लेकिन संप्रेषण अनुभूति का होता है, विचार का नहीं कविता में। ये फ़र्क हमको कलाओं में और सामान्य दर्शन या दूसरे प्रकार के विचार में रखना पड़ेगा। और उस समय बहुत से लोग इस चीज़ को समझ रहे थे, लिख भी रहे, मतलब अपनी कविताओं कहानियों में इसका उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन उसको एक सैद्धांतिक रूप से समझने का जो प्रयत्न अज्ञेय ने किया और उसको स्पष्ट किया। फिर बाद में बहुत दिन तक उनका एक वक्तव्य छपा, भाषण था, कविता श्रव्य से पठ्य तक, उसमें बहुत विस्तार से इस पर वर्णन किया, आप चाहें तो कभी उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती थी कवि, ये जो, लेकिन ये क्यों किया,
क्योंकि मनुष्य की अनुभूति की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी अगर वो एक दिए हुए ढांचे में लिखेगा। तो अगर आप एक गिवन ढांचा है, आपको इसी में आपको लिखना है, कविता या कहानी ऐसी लिखनी है, उपन्यास ऐसी लिखना है, तो फिर आपकी अपनी जो मानसिक स्वतंत्रता है, अनुभूति की स्वतंत्रता है, वो बाधित हो जाएगी। फिर उसके लिए आपको कहीं न कहीं काटना पड़ेगा। जैसे पुराने छंद में होता है, पर्यायवाची की क्या जरूरत है? देखिए, भाषा विज्ञान के लिहाज से देखा जाए तो किसी शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं होता। जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं वो सारी लाक्षणिकताएं हैं उस एक शब्द की। जब आप सूर्य को दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, तो ये सूर्य के लक्षण हैं, तो एक लाक्षणिकता को स्पष्ट करता है। तो वो पर्यायवाची कैसे हो सकता है किसी भी चीज़ का? तो सारे पर्यायवाची वस्तुतः लाक्षणिकता होते हैं। हम काम लेते हैं उनको, ठीक है, उसमें व्यवहार में सब चलता है, लेकिन अगर आप कविता लिख रहे हैं, उनका कहना था, तो सही शब्द की तलाश होनी चाहिए। आपकी अनुभूति को कौन सा शब्द ठीक तरीके से ग्रहण कर पाता है, अगर वो नहीं होगा तो आपकी अनुभूति विकृत हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, वैसी नहीं रहेगी मौलिक रूप से ऐसी क्यों है। तो अब आप देखिए कि कई बार हम इसलिए ऐसे शब्दों का, यार पुराने छंद में होता, छंद बिठाने के लिए इस्तेमाल कर देते थे, स्वाभाविक भी था। तो छंद की बाधा थी जो आपकी अनुभूति को ठीक उस तरह से प्रेषित नहीं होने देती थी जिस तरह से वो हुई थी। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि ये जो प्रयोगवाद का आग्रह उनका था, और ये क्योंकि पहले से कोई ढांचा था नहीं, तो उसमें कुछ प्रयोग करने पड़े उनको, कहीं सफल भी हुए, असफल भी हुए, खुद अज्ञे भी हुए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा सफल ही हुए हो। प्रारंभिक कविता, मुझे उनकी प्रारंभिक कविता अधिक पसंद नहीं है, सच पूछे तो। और मुझे नहीं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जो एक बड़े आलोचक है, उन्होंने भी कहा कि वो तृतीय श्रेणी के कवि से प्रथम श्रेणी के कवि हुए। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि उनकी शुरू में जो अंग्रेजी की कविताएं थी, वो मुझे उनकी शुरू की उन्हीं दिनों की हिंदी कविताओं से अधिक प्रभावित करती। मैंने उनका हिंदी अनुवाद भी किया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उसको कहीं से लेके। और उस हिंदी अनुवाद में मैंने ध्यान रखा है कि उनकी उस समय की भाषा आए उसमें, जिसमें वो उस समय की हिंदी कविता लिख रहे थे। बाद में जो तो या मेरी भाषा नहीं आए, थोड़ा मुश्किल काम था, पता नहीं कहाँ तक ढंग से हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन उस उद्देश्य से किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, कुल मिला करके 5 मिनट ज़्यादा हो लीजिए, सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि स्वतंत्रता अज्ञेय के संपूर्ण व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनके प्रयोगों का और उनकी पत्रकारिता का भी, उनके अन्य जो काम उन्होंने किए, उसका केंद्रीय सरोकार है। और स्वतंत्रता एक बहुआयामी स्वतंत्रता है, इसे केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि वैयक्तिक स्वतंत्रता के बिना कुछ होता नहीं। व्यक्ति नहीं रहेगा तो समाज भी कहाँ से रहेगा। गांधी जी भी मानते हैं कि अगर वैयक्तिक इंडिविजुअल फ्रीडम जाती है तो समझ लो सब कुछ चला गया। तो ये एक आग्रह उनका था प्रबल, जो उनकी सब जगह पर व्यक्त होता है। नमस्कार।